नमस्ते जी, मैं डॉक्टर ब्रजेश झलावा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए नया वीडियो लेकर। दोस्तों, हमारी वीडियो जब भी हम आपके लिए लाते हैं तो कुछ एक स्पेशल चीज़ हम लेके आते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका सपोर्ट मिले और उसी तरह से सपोर्ट के साथ आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो ये बहुत ही खास वीडियो है। इसमें बहुत ज़्यादा हम आपके लिए मटेरियल नहीं लाए हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन हम इसमें लेके आए हैं और 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको उनका सपोर्ट जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज कमी रह गई या हमारे समझाने में या आपके समझने में कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट्स करके हमें बताइएगा ताकि हम उसमें सुधार करें और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हम बनाकर ला सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने में दोस्तों, आज हमारे कोई बहुत बड़ा वीडियो हमारा आज का नहीं है, मात्र 15 क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। बिंदु स्त्रावण किसके कारण होता है? दोस्तों, बिंदु स्त्रावण आप लोग जानते हैं कि पत्तियों से पानी बूंद बूंद करके टपकने लगता है, उसी को अपन लोग बिंदु स्त्रावण कहते हैं। तो बिंदु स्त्रावण किसके कारण होता है? तो दोस्तों, बिंदु स्त्रावण हमारा मूल दाब यानी कि मूल होता है यानी कि जड़ें। तो जड़ों में जो पानी का दबाव बनता है, उसी दबाव के कारण हमारी पत्तियों से क्या होता है, पानी बूंद बूंद करके टपकने लगता है। उसी को अपन क्या करते हैं, बिंदु स्त्रावण। ये क्या होता है, बिंदु के रूप में टपकता है पानी, इसलिए इसको अपन बिंदु स्त्रावण कहते हैं, जो कि मूल यानी कि जड़ों के कारण होता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर मापने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? दोस्तों, हम जानते हैं कि जैसे कि वाष्पोत्सर्जन, आप जानते हैं कि जब भी पानी क्या होता है, धूप पड़ती है तो धूप के कारण क्या होता है, गर्मी बढ़ती है और गर्मी का पड़ने के कारण क्या होता है कि पौधों की पत्तियों से पानी वाष्प बन के उड़ता है, या कहीं पानी भरा हुआ है तो वह भी क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ने लगता है, जिससे क्या होता है, पानी का लेवल कम होने लगता है। तो जो पानी वाष्प बन के उड़ता है उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए हमारा पोटोमीटर। दोस्तों, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हमारा क्या होता है, पोटोमीटर, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? दोस्तों, एक बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए हमेशा बना रहता है कि हम लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा वायुमंडल नाइट्रोजन है, उससे कम हमारी ऑक्सीजन है। तो हम लोग 79%, तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कितनी है, 79% नाइट्रोजन है। उसके बाद 20% में हमारी ऑक्सीजन आती है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बची? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, दूसरी गैसें भी हैं। इस तरह की जितनी भी गैसें हमारे वायुमंडल में है, ये सभी लगभग 1% के अंदर होती है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? क्योंकि दोस्तों, इस प्रतिशत के माध्यम से हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव का या ग्लेशियर जो हमारे पास समस्या बनी रहती है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार होती है। तो इसके लिए हमें इसका परसेंटेज पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। दोस्तों, हमारे ऑप्शन है 3%, 0.3%, 0.03% या 40%। दोस्तों, तो हमारा आंसर इसमें है 0.03%। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही कम क्वांटिटी में है, लेकिन ये हमारा क्या है, 0.03% हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा और ये पूछा भी जाता है और साधारणतः जानकारी के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास पता होना चाहिए। हृदय का पेस मेकर है। हृदय का पेस मेकर है, मतलब पेस मेकर का मैं आपको काम बताऊं दोस्तों, इससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक वेव यानी कि तरंगे निकलती हैं, जो कि हृदय को, धड़कन जो होती है हमारा, लपढप करके जो हमारा हृदय धड़कता है, उसकी धड़कनों को बढ़ाने का काम कौन करता है, पेस मेकर करता है। यानी कि अगर पेस मेकर नहीं होगा तो हमारा हृदय की जो हार्ट बीट है यानी कि हृदय की धड़कन है वो कम होने लगती है और धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पे हृदय का पेस मेकर है। तो हृदय का पेस मेकर है, ये है हमारा SA नोड। SA नोड हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है दोस्तों, हृदय का पेस मेकर है। पेस मेकर है मतलब ये हमारा जो होता है ये प्राकृतिक है, यानी कि हमारे जन्म के साथ जो हृदय में लगा हुआ होता है उसे हम लोग, जो हमारा SA नोड होता है उसे हम पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक तरंगे निकालता है और हमारे हार्ट बीट को बनाए रखता है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब हमारा SA नोड खराब हो जाता है, यानी कि हमारा जो प्राकृतिक रूप से SA नोड है जब वो काम करना बंद कर देता है, तो हमें डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अलग से एक पेस मेकर लगा देते हैं, जो कि हमारे शरीर की हार्ट बीट को बनाए रखता है।
अब हार्ट बीट के हिसाब से ही हमारा क्या होता है, रक्तचाप यानी कि रुधिर का दाब होता है, वो भी हमारी हार्ट बीट पे डिपेंड करता है। यदि हार्ट बीट नॉर्मल धड़केगा तो हमारा हृदय का जो रुधिर दाब है यानी कि शरीर में जो रक्त का दाब है वो सही चलेगा, और यदि ज्यादा कम होगा तो उसमें हृदय की धड़कन का बहुत अहम रोल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है। रुधिर दाब से दोस्तों आपको बता दूं ब्लड प्रेशर, कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है दोस्तों 120/80 mmHg। mmHg इसके क्या होती है, मापने की इकाई होती है, और 120/80 इसलिए लिखते हैं दोस्तों, इसे आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे शरीर में दो तरह की हार्ट बीट आती है, एक को हम लब कहते हैं, एक को डब कहते हैं, यानी कि एक सिस्टोलिक होती है और एक डिस्टोलिक होती है। और ये क्या होता है, प्रेशर नापा हमने mmHg प्रेशर नापने की यानी कि दाब नापने की इकाई है हमारी। इसमें क्या होता है, जो सिस्टोलिक होता है वो हमारा कितना प्रेशर होता है, 120 होता है, और जो डिस्टोलिक होता है यानी कि जब लब की आवाज आएगी तो 120 वाले प्रेशर से आती है, और डब की जो आवाज आती है वो हमारी 80 mmHg प्रेशर हमारा होता है, इसको हम डिस्टोलिक बोलते हैं। दोस्तों जब भी हमारा ये 120 से बढ़कर 160 हो जाए और 80 वाला 95 से ऊपर चले जाता है, इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब ये 120 से नीचे चले जाएगा और ये 80 से नीचे चले जाएगा तो इसको हम लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर ही एग्जामों में जनरल साइंस के नाम में पूछा जाता है कि जब भी आपसे कोई, जैसे कि अभी जेल प्रहरी की एग्जाम आने वाला है, साथ ही आपका सीआरपीएफ का भी एग्जाम आने वाला है, तो इस दौर में इस तरह के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इजी होते हैं दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण हम इनका नुकसान कहीं ना कहीं उठाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या है, यानी कि अगर अपन एनिमल बॉडी की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक क्या कहते हैं। ब्लड बैंक से मतलब यहाँ ये होता है दोस्तों कि जब भी आपके शरीर में रक्त की एकदम से कमी हो जाती है तो इस तरह के ऑर्गन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में तुरंत ब्लड को उपलब्ध कराते हैं। तो ये होता है हमारा तिल्ली। तिल्ली नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसको स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन यानी कि SPLEEN, स्प्लीन, इसको हम तिल्ली हिंदी में कहते हैं, स्प्लीन अपन अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस तरह से तिल्ली यानी कि जो स्प्लीन होती है हमारे शरीर को, जब भी रुधिर की कमी होती है यानी कि रुधिर यानी कि ब्लड की एकदम शरीर में कमी आती है तो ये तुरंत उसे ब्लड उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। पसलियां यानी कि अपनी रिब्स, आपने हड्डियों के बारे में पढ़ा होगा कि जो हमारी वक्षीय गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी होती है वो काय से मिलकर बनी होती है, वो हमारी पसलियों से यानी कि हमारी रिब्स से मिलकर बनी होती है, जो कि पीछे बैकबोन पे जुड़ी हुई रहती हैं और आगे स्टर्नम पे जुड़ी हुई रहती हैं। तो इनकी संख्या हमसे पूछी गई है। साधारण क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अलग पसलियां होती हैं, एनिमल्स में करें तो हर एक एनिमल में अलग अलग होती हैं। तो इंसानों की अगर हम लोग बात करें तो इंसानों में क्या होता है, 12 जोड़ी, यानी कि जोड़े के रूप में 12 और संख्या के रूप में कितनी होती है, 24, यानी कि इसका सही उत्तर है आ और बा दोनों, इसका सही आंसर है। क्या है दोस्तों, आ और बा दोनों इसका सही आंसर है। दोस्तों इसके बारे में जानकारी आपको और दे दूं थोड़ी सी, जैसे एनिमल्स की भी हम लोग बात करें, ह्यूमंस में 12 जोड़ी होती हैं। अगर गाय, भैंस, भेड़, बकरियों की बात करें तो इनमें 13 जोड़ी होती है। उसके बाद अगर हम लोग घोड़े की बात करेंगे तो घोड़े में 18 जोड़ी यानी कि 36 संख्या में होती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, संकटकालीन हार्मोन है। संकटकालीन हार्मोन का मतलब होता है इमरजेंसी। जब भी हमारे शरीर में कोई भी घबराहट होती है और हम लोग डर जाते हैं, उस समय हमारी बॉडी इमरजेंसी रिक्वायर्ड करती है, यानी कि हम पे संकट आ गया तो उस समय हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता होती है। एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको अगर देता हूं कि आप साधारणतः कहीं जा रहे हैं और आप ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकते हैं, लेकिन यदि आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, कुत्ता जैसे भौंक के आपके पीछे पड़ता है तो आप कुत्ते से भी तेज दौड़ते हैं, यानी कि आपको उस समय संकट के रूप में कौन था, कुत्ता संकट था और आपको संकट से बचना था। तो आपकी बॉडी में एकाएक नई एनर्जी आती है और आप कुत्ते से भी तेज दौड़ने लगते हैं। तो जो एकाएक एनर्जी आती है यानी कि जो आपको संकट से बचाने वाला कोई होता है, तो वो हमारी बॉडी का एक हार्मोन होता है, और उस हार्मोन का नाम क्या है दोस्तों, हमारी एड्रेनालिन। उस हार्मोन का नाम है हमारा एड्रेनालिन हार्मोन।
एड्रेनालिन हार्मोन का मेन काम क्या होता है कि शरीर की सभी क्रियाओं को एकदम से बढ़ा देता है। यानी कि बाकी हम लोग कोई भी एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी मिलती है, लेकिन शरीर को तुरंत आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपको पसीना आने लगता है, आपके हाथों पे जो बाल होते हैं यानी कि रोम एकदम से खड़े हो जाते हैं, और आपकी बॉडी के शरीर मतलब आपकी बॉडी की हम लोग बात करें तो तुरंत सभी काम करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि रोमांथी पशुओं में अमाशय के भाग होते हैं। अमाशय यानी कि स्टमक की हम लोग बात करें दोस्तों, रोमांथी पशु मतलब रूमिनेंट कहते हैं, और हम लोग काय में आते हैं, मोनोगैस्ट्रिक या आरूमिनेंट में। हम मोनोगैस्ट्रिक में आते हैं यानी कि हम एकल अमाशय में आते हैं, लेकिन जो रोमांथी पशु होते हैं, रोमांथी यानी कि जैसे गाय भैंस जितने भी हमारे शाकाहारी पशु होते हैं सभी काय में आते हैं, रोमांथियों में आते हैं, लेकिन इसमें गाय भैंस भेड़ बकरी हिरण आते हैं, लेकिन इसमें घोड़ा अलग आता है। घोड़ा या डॉग कुत्ते की हम लोग बात करें तो ये एकल अमाशय में आते हैं, लेकिन अगर हम लोग गाय भैंस भेड़ बकरियों की बात करेंगे तो ये रोमांथी पशुओं में आते हैं। और ये क्वेश्चन आपको अक्सर 12th में और 10th में भी पढ़ाए जाते हैं कि रोमांथी पशुओं में अमाशय के भाग कितने होते हैं। तो दोस्तों इनमें 4 अमाशय होते हैं। 4 अमाशय यानी कि इनका जो स्टमक होता है उसके 4 भाग होते हैं। सबसे बड़ा भाग इसका रूमन होता है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं। उसके बाद होता है दूसरा भाग का नाम होता है रेटिकुलम, जिसमें क्या होता है, इसको हनी कोप भी बोलते हैं, यानी कि इसका जो आंतरिक संरचना होती है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। जिस तरह मधुमक्खी छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं उसी तरह इसकी आंतरिक सतह में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, इसलिए इसको हनी कोप कहते हैं। तीसरा होता है इसका ओमेसम। ओमेसम के बाद चौथा भाग आता है एबोमेसम। एबोमेसम इसको ट्रू स्टमक भी कहते हैं, यानी कि रोमांथी पशुओं का जो चौथा भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू यानी कि सत्य अमाशय यानी कि ट्रू स्टमक भी कहते हैं। उसको ट्रू स्टमक दोस्तों क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी में ग्लैंड जो अपनी ग्लैंड होती है उन्हीं का सीक्रेशन कहाँ आता है, हमारा एबोमेसम में आता है। इसको ग्लैंडुलर पार्ट भी कहते हैं, इसलिए इसको वास्तविक अमाशय कहते हैं, क्योंकि भोजन का मुख्य पाचन इसी में होता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो दोस्तों एक बात आप बिल्कुल बहुत अच्छे से जान लीजिए कि हमारी बॉडी में हार्मोन कहीं ना कहीं ग्रंथियों से निकलते हैं। तो इनके जो काम होते हैं कुछ तो उसी जगह काम करते हैं जो इनको डक्टलेस कहते हैं अपन, और जिनमें डक्ट यानी कि नलिकाएं होती है वो सीक्रेशन के बाद कहीं जाके अपना काम करते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन की हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी के लिए होता है। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जो भी डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो उस ग्लूकोज के लेवल को सही बनाए रखने के लिए, यानी कि उसका जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसे नॉर्मल बनाए रखने के लिए इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित होता है। और इंसुलिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है, तो वो होता है हमारे शरीर के अग्नाशय। अग्नाशय को क्या कहते हैं दोस्तों, पेंक्रियाज। जैसे आप लोग अग्नाशय नाम अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको पेंक्रियाज भी कहते हैं। दोस्तों पेंक्रियाज में 3 भाग होते हैं, यानी कि 3 तरह की कोशिकाएं यानी कि सेल पाई जाती हैं। इसका क्या होता है, अल्फा, बीटा और गामा, 3 तरह की सेल होती है। अल्फा से क्या निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, और जो बीटा सेल होती है उससे क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और जो हमारी नेक्स्ट आती है हमारी गामा सेल्स होती हैं, इससे कुछ हमारे एंजाइम स्रावित होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में सहायता करते हैं, डाइजेशन यानी कि पाचन में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य से प्रकाश किरण पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य से प्रकाश किरण पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि सूर्य से प्रकाश किरण चलती है तो पृथ्वी तक पहुंचने में कुछ समय लेती है, और हमें प्रकाश की चाल भी पता है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हम लोग उसे मानते हैं। तो इसमें कितने समय में आती है, तो उसका सही आंसर दोस्तों 500 सेकंड है। दूसरा 500 सेकंड के साथ 8 मिनट 20 सेकंड, ये भी सही आंसर है। और तीसरा हमारा है 8 सही 1/3, ये भी सही आंसर है। क्यों, क्योंकि 500 सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 8 मिनट 20 सेकंड होते हैं, और 8 मिनट 20 सेकंड को यदि इस तरह से लिखें तो 8 मिनट और 1/3 का मतलब होता है कि 1 मिनट का तीसरा हिस्सा, और 20 सेकंड को अगर हम लोग देखें तो 1 मिनट का तीसरा हिस्सा होता है, क्योंकि 20 या 60, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं।
तो 60 सेकंड कंप्लीट करने के लिए हमने देखा यहाँ पे 8 सही 1/3 मिनट, यानी कि 8 मिनट पूरे हैं, और जो 9वां मिनट है उसका तीसरा भाग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 मिनट और 20 सेकंड क्या है हमारे 1 मिनट का तीसरा हिस्सा है, इसलिए इसका आंसर है द, यानी कि सभी पे हम इसको टिक करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है दोस्तों राइट आंसर है कि इसमें 50 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड और 8 सही 1/3 मिनट भी इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा से पौधों को उपलब्ध होने वाला जल है, यानी कि दोस्तों आप देखते हैं कि जड़ें क्या करती हैं कि जमीन से पानी अवशोषित करके पत्तियों तक, तने तक और फलों तक पहुंचाती हैं। तो इस तरह का जो पानी का संग्रहण हमारी जड़ें करती हैं, यानी कि मूल यानी या रूट की हम लोग बात करें कि जो पानी का संग्रहण करती है उसे कौन सा जल कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है केशिका जल, गुरुत्वीय जल, रासायनिक और आर्द्रताग्राही जल। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा केशिका जल, क्योंकि छोटी छोटी केशिका यानी कैपिलरीज हमारी जड़ों में होती है जो कि पानी का अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साधारण क्वेश्चन है, हर आदमी इसमें अपने अपने नए नए एक्सक्यूज देता है कि ये सही है, औद्योगिक विकास भी हो सकता है, कृषि विकास भी हो सकता है, कल्चरल विकास भी हो सकता है, या हम कहें कि सभी भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो औद्योगिक विकास नहीं है, कृषि विकास भी नहीं है, वो है हमारा कल्चरल, यानी कि हमारी सभ्यता का विकास जो हो रहा है। हमारा कल्चरल जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतनी ही जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है कल्चरल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ, यानी कि हम लोग पदार्थ या तत्व की हम लोग बात करें कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही गहरी बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व तो अलग होगा, अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में पाए जाने वाला तत्व तो अलग होगा, लेकिन बात यहाँ कर रहे हैं हमारे पास कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों ब्रह्मांड में जैसे अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम सिर्फ पृथ्वी पे पाया जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम या कॉपर भी पृथ्वी पे पाया जाता है, इसके अलावा नहीं पाया जाता। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन, दो चीज आप लोगों ने सुनी होगी। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, यानी कि एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होती है जिसमें क्या होता है हमारे दो छोटे छोटे नाभिक मिलते हैं और मिलकर नाभिक मतलब न्यूक्लियस मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो इस तरह की क्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया चल रही है। नाभिकीय संलयन की क्रिया क्यों चल रही है, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर बड़े हीलियम का निर्माण करना है। तो दोस्तों जब सूर्य यानी कि जो कि सभी 9 ग्रहों से बड़ा है, अगर 9 ग्रहों को हम पूरा एक साथ जोड़ें तो भी सूर्य से छोटे रहेंगे। तो इतना बड़ा है जिसमें टोटल रूप से हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, और हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है, आपस में जुड़ के हीलियम गैस का निर्माण कर रही है, जिसके कारण ऊर्जा निकलती है और वही हम सूर्य के ऊर्जा के रूप में यानी कि सूर्य की गर्मी के रूप में हम उसे प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मांड यानी कि उसमें तो आकाशगंगा है, और आकाशगंगाओं के साथ मिलकर क्या होता है कि बहुत सारे तारे हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है हमारे तारे हैं, और सभी तारों में क्या होता है हमारा हाइड्रोजन गैस पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व हमारा हाइड्रोजन है। दोस्तों बहुत ही गहरी बातें समझने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन ही ऐसा पदार्थ है जो कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि सभी तारों में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, सूर्य में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है जो कि क्या करती है हीलियम में परिवर्तित हो रही है, लेकिन अभी भी हीलियम का लेवल इतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना कि हाइड्रोजन पहले से मौजूद है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी सभी लोगों ने साधारणतः ये चीज सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी होगी तो आज आप इसको जान लीजिए, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट तो 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी इस चीज को पढ़ते हैं। लेकिन जैसे अगर आप साइंस से हटकर किसी ग्रुप से संबंध रखते हैं तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन सुनने और समझने में को कम मिलते हैं। तो ये क्या बना हुआ अपना यहाँ पे कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारी होती है कान की हड्डी होती है स्टेपिस। कान में दोस्तों 3 तरह की हड्डियां होती हैं, एक होता है हमारा इनकस,
दूसरा मेलिकस और तीसरा होता है स्टेपिस। ये 3 हड्डियां कान में होती हैं, जिनमें शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपिस होती है। और दोस्तों इसी का अपोजिट क्वेश्चन देखा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी फीमर, जो कि हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, हमारी जांघ की हड्डी जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीमर बोन होती है। और यही शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी होती है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है कि नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और आपको कोई चीज़ समझ में आती है और आपको इसका बेनिफिट मिलता है, तो निश्चित तौर पे आपका कमेंट्स करने का और लाइक करने का जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आगे भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। यदि कोई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो ये आपका फर्ज है कि आप अपने दोस्तों को भी इस तरह की जानकारी उपलब्ध कराएं। हम आगे फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे चैनल को देखते हैं।